आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना बहरान की वजह से एक तरफ जहां स्कूल्स में तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है, वहीं अब महकमे तालीम की गफलत और लापरवाही तलबा के लिए नुकसानदा साबित हो रही है। जिन सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की किल्लत है, वहाँ रेगुलर टीचर तो दूर, कम से कम विद्या वॉलंटियर्स का भी हुकूमत की जानिब से तखर्रुर नहीं किया जा रहा है, जिससे रियासत के सैकड़ों सरकारी स्कूल्स में तलबा की तालीम पर असर पड़ रहा है। कोविड से माशी बहरान का शिकार होने के बाद वालिदैन खानगी स्कूल की फ़ीस बर्दाश्त ना करते हुए अपने बच्चों को बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवा रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख तलबा रियासत के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। पहले से ही असातिज़ा की हज़ारों जायदादें मखलूआ हैं। 2.5 लाख नए तलबा के दाखिला लेने से सरकारी स्कूलों में 15 था 20 हज़ार टीचर्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। हुकूमत फौरी इक़दाम करते हुए पहले ही टीचर्स के तखर्रुरात करती तो सरकारी स्कूलों की रियासत में अज़मत रफ्ता बहाल होती थी। साल 2020 मार्च तक रियासत में खिदमात अंजाम देने वाले तकरीबन 12,000 विद्या वॉलंटियर्स की खिदमात से दोबारा इस्तेफादा नहीं किया गया। सरकारी स्कूल्स में जहां तलबा की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं टीचर्स की किल्लत भी शिद्दत से महसूस की जा रही है। रैशनलाइजेशन के काम का आगाज़ अभी नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो जिन अजला के स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, वहाँ टीचर्स को रवाना करने की सहूलत हो जाती थी। फ़िज़िकल क्लासेस का आगाज़ होकर 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अभी तक इस अमल का आगाज़ नहीं हुआ। सरकारी स्कूल्स पर भरोसा करते हुए खानगी स्कूल से सरकारी स्कूल्स में दाखिला लेने वाले तलबा मियारी तालीम से महरूम हो रहे हैं। माहिरीन तालीम का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो तलबा तालीमी सलाहियतों से महरूम हो सकते हैं। रियासत में 26,285 सरकारी स्कूल्स हैं, जिनमें 22,61,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं और मखलूआ जायदादें 15 था 20 हज़ार हैं। तेलंगाना हुकूमत ने माजूर अफराद को सरकारी जायदादों में तखर्रुरात में तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर रियायतों में मज़ीद 10 साल तक तौसी कर दी है। इस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी महकमे बहबूदिया ख़वातीन और अतफ़ाल डी देवैया ने GOMS नंबर 51 जारी किया। अहकामात में कहा गया कि माजूर अफराद के लिए सरकारी महकमेजात में तखर्रुरात के वक्त उम्र की हद में 10 साल की रियायत हासिल रहेगी। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन के दरखास्तों के अदखाल के वक्त दरखास्त फॉर्म से माजूरीन को एग्जेम्पशन दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा साल से रियासत में मज़ीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर ज़िले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का क़याम हुकूमत का निशाना है। उन्होंने शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुख्तलिफ इदारों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सरकारी अस्पतालों को मुस्तहकम करने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए के सरफे से नीलोफर अस्पताल के ICU को अपडेट किया गया। उन्होंने वज़ीर सेहत के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद नीलोफर अस्पताल में हुई इस पहली तकरीब में शिरकत पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने का फ़ैसला किया है। सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं ताकि कॉरपोरेट तर्ज की निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जाए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि आवाम को सरकारी दवाओं पर मज़ीद भरोसा पैदा करने की ज़रूरत है। हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में सरकारी अस्पतालों में जहां क़ब्ल-अज़ीं ज़चगियों की शरह 30% ही थी, बढ़कर 50% हो गई है। KCR किट्स की वजह से ये मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा कि साथ ही माओं और नौज़ायदा बच्चों की अमवात की तादाद भी घट गई है। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ रुपये से नीलोफर अस्पताल में मज़ीद 800 बिस्तर दस्तयाब करवाए जाएंगे। షాద్నగర్ అదిలో ఆదిలాబాద్ ఏమైంది కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఇంత చిన్న బాబు కిడ్నీ ప్రాబ్లం బాబు ఏమ్మా డాక్టర్ ఎవరు చూస్తున్నారు అంటే నీకు అప్పుడు చెప్పండి పీజీకి ఎవరిని అడిగించినా పీజీ అమ్మాయి చెప్పండి అమ్మా వాట్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయికి అబ్బాయి అమ్మాయి नेफ्रोटिक सिंड्रोम करना चाहता हूँ एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी कार्सिनोमा कौन है
ఎన్ని రోజులైందమ్మా వచ్చి 9 తారీఖు ఇవాళ 14 3 రోజులు 4 రోజులు అయింది. ఏం ఐడెంటిఫై చేసినారు? ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడైతే మెడిసిన్స్ పైన ఏం చెప్పిందమ్మా ఇప్పటివరకు నాకు డాక్టర్ ఏం చెప్పారు నీకు? వనస్థలి ఎన్ని రోజులు ఉంటున్నారు? 2 days. ఏమైంది పాపం? చూస్తున్నారు బాగా ఇబ్బంది నేను వచ్చినా ఇప్పుడు రోజు వేస్తారా? రోజు ఇట్లే ఉందా? ఈరోజు నేను వచ్చాను లేదు ఇంత నీట్గా ఇట్లే ఉందా? మందులు అన్నీ ఇక్కడే ఇస్తున్నారా? బయటకు రాస్తారా? అన్నీ ఇక్కడ ఇస్తున్నారా? భోజనం పెడుతున్నారా? మీకు 3 పూట్ల భోజనం పెట్టినారు, మందులు ఇస్తున్నారు, డాక్టర్లు చూస్తున్నారా? మా డాక్టర్లు ఎవరు తల్లి? అల్కాపూర్, కొల్లాపూరా? ఏమైంది బిడ్డనా? ఎవరు గౌరవ కార్పొరేటర్లు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, ముఖ్యంగా మా డాక్టర్స్, నీలోఫర్ ఆసుపత్రి సిబ్బందికి, ఐసీఐ నుంచి వచ్చినటువంటి టీంకు, నిర్మాణ్ నుంచి వచ్చినటువంటి టీంకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. చాలా సంతోషం. మరి హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ఐసియా నిర్మాణ్ సంయుక్తంగా మరి కరోనా నేపథ్యంలో సెకండ్ వేవ్ తర్వాత థర్డ్ వేవ్ ను ఎదుర్కోవడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేయడానికి తమ సిఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి దాదాపు 18 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో మరి ఆసుపత్రులకు అందించినందుకు ముందుగా ఐసియాకు హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనకు ఓపెన్ టెక్స్ట్ నుంచి 1,10,00,000 రూపాయలతో మన నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ఉండేటువంటి ఐసీయూను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి మరి వారు సహకరించారు. ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ ఓపెన్ టెక్స్ట్ ఎండి అండ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. అదేవిధంగా మరి మీతో కూడా మా ఐసియాతో కూడా నా రిక్వెస్ట్ చేయండి. रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने ऐलान किया कि शहर हैदराबाद को सफाई और सेहत और दीगर मुकाबलों में मुल्क भर में 12 एजाज़ात हासिल हुए हैं जो सदर जमहूरिया हिंद के हाथों अदा किए जाएंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के वजारत का इंतज़ाम फूलों का हार नहीं बल्कि कांटों की सेज है, जहां पर हर लम्हा कई तरह के नए चैलेंजेस दरपेश होते हैं जिसमें कारकर्दगी की सताइश कम और तनकीदें ज़्यादा होती हैं। KTR ने दावा किया कि पुराना शहर हैदराबाद पर TRS हुकूमत ने अब तक 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पुराने शहर से सौतेले सलूक का इल्ज़ाम गलत है। KTR ने कहा कि गोलकुंडा में वाक़े शाह हातिम तालाब के रास्ते पर फौज ने एक चेक डैम कायम कर दिया है जिसके बाद तालाब के मुकम्मल लबरेज होने से आबादियों को नुकसान का अंदेशा है, जिसमें तेलंगाना हुकूमत मरकज़ से तसादुम का रास्ता इख्तियार कर रही है। దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇట్స్ 20 మెగావాట్ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఆపరేషనలైజ్డ్, ఇట్స్ వర్కింగ్ అండ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో బింగ్ డన్. ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకో 28 మెగావాట్స్ అక్కడే పెట్టబోతున్నాము. అది కాకుండా అల్టిమేట్గా హైదరాబాద్లో ఎనర్జీ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ భవిష్యత్తులో, ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం 6,500 మెట్రిక్ టన్నుల కంటే ఎక్కువ వస్తుంది చెత్త. సో ఇదంతా కూడా మనం కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేస్తే దాదాపు 90 మెగావాట్ల పైచిలకు वेस्ट टू एनर्जी नीचे उत्पत्ति नहीं है. साउथ में भी काम हो रहा है, नॉर्थ में भी हो रहा है. नहीं बार बार मत बोलिए, मैं अभी हिसाब किताब भी दे चुका हूँ. 15,000 करोड़ हमारे ओल्ड सिटी में खर्च किए गए. मैं आपको भी पूरा चिट्ठा दे देता हूँ, आप भी पढ़ लो. मैं असेंबली में बोला हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ, और मैं म्युनिसिपल मंत्री हूँ. मुझे पूरी तरह से जिम्मेदारी है जो भी बोल रहा हूँ.
आपको पूरा मैं हिसाब किताब दे दूंगा, आप ये बार बार ना बोलो, डोंट से, नहीं, बात ऐसे ही ना बोलो, बोलने के वास्ते ना बोलो। अगर क्रिटिसिज्म करना है तो करो, कोई बात नहीं, बट गिव मी प्रूफ कि हमने वहां पे कोई नजरअंदाज हमने किया या कोई काम हमने नहीं किया। बाकी जैसे हो रहा है यहाँ पे भी होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नहीं सुन तो लीजिए, नहीं, मैंने असेंबली में भी वादा किया था कि ओल्ड सिटी के लिए 300 एडिशनल 350 या कुछ एडिशनल स्वच्छ ऑटो टिपर भी हम जल्दी देने वाले हैं। 1500 कुछ मिलने वाले हैं, उसमें से ज्यादातर ओल्ड सिटी को ही देंगे ताकि वहां पे भी साफ सफाई और इम्प्रूव। अरे तेलंगाना अगर बनी आज, जबकि बहुत लोग मान रहे थे कि नहीं बनेगी कभी, मिशन इम्पॉसिबल है, अगर तेलंगाना बनी तो जिद्दोजहद से ही बनी, लड़ाई से ही तो बनी। ऐसे तो बोलते हैं ना, वो घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलती तो क्या करना पड़ता, फिर टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करना पड़ता। तो वही करेंगे, जो करना है करेंगे, और मरकजी हुकूमत क्या किसी से भी लड़ेंगे तेलंगाना आवाम के लिए। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों के साथ जारी सौतेला सलूक ख़त्म करते हुए तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी करें। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने बताया कि टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम उठाए हैं, जिनमें 24 घंटे बरक़ी सरबराही, उसके साथ साथ खाद और बीजों की बरवक्त फराहमी शामिल है। Other states of the country, and in northern states paddy cannot be cultivated in the second season, in the rabi season, because of the climatic conditions. Only southern states, more particularly the Telangana state, that has large arable area to cultivate paddy. Government of India should encourage paddy that is being cultivated in Telangana and try to regulate how best they can procure and how best they can proportionately distribute among the different states, be needed to export to the other countries. Instead of that, Government of India has come forward saying that farmers, you don't have to cultivate this. This is a sort of draconian decision we oppose, and farmers of Telangana have been demanding Government of India to declare that second crop paddy that is meant for boiled rice shall be procured, or alternatively Government of India should incentivize the farmers to go for the diversified crops which are suitable, and that assurance and that guarantee shall be there from Government of India only for diversification of the crops. Since the whole regulatory system that lies with the Government of India and the power is vesting with the Government of India, though the agriculture is in the concurrent list, but the many of the aspects that are determined by Government of India, example MSP, example transportation, example regulating through FCI, example exporting to various countries, all these regulatory systems are lying with Government of India only, and they cannot cast responsibility on the respective state governments and shirk down from the responsibility, their fundamental responsibility. So, Government of India, I appeal and I demand that they should immediately act to. कांग्रेस पार्टी की जानिब से कल यानी 14 नवंबर से 21 नवंबर तक निकाली जाने वाली प्रजा चैतन्य यात्रा मुलतवी कर दी गई है। कांग्रेस कायद महेश कुमार गौड़ ने बताया कि एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र ये पदयात्रा मुलतवी कर दी गई है। इंतखाबात के बाद ये पदयात्रा 23 से 29 नवंबर के बीच मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत में होंगे, मुल्क में सेकुलरिज्म बाकी रहेगा। जिस दिन हिंदू अक़लियत में आ जाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। किशन रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायद सलमान खुर्शीद की किताब पर तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को सेकुलर रखने के लिए हिंदुओं की अक्सरियत ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने कल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के मसले पर किए गए एहतजाज का मजाका उड़ाते हुए कहा कि किसानों की पैदावार की खरीदारी की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों की है। को अपमान नहीं करना चाहिए। आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाईचारे के साथ जी रहे हैं। इलेक्शंस जब भी आते हैं, इलेक्शन से पहले ऐसा रिलीजियस के बीच में आपस में लड़वाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज़ाद के बाद आज तक प्रयास किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं देश के जनता को
लास्ट 7.5 years, 7 साल से ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी जी सरकार में देश में आने के बाद देयर इज नो कम्युनल क्लासेस, देयर इज नो कर्फ्यूज, देयर इज नो बॉम्ब ब्लास्टर्स, देयर इज नो टेररिस्ट इंसिडेंट्स एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर। देश शांति है, भाईचारे के साथ जी रहे, भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। मैं कांग्रेस पार्टी नेताओं से, मैं समाजवादी पार्टी नेताओं से यही अनुरोध करता हूं, आप लोगों को रिलीजियस के नाम पर बंटवारा ना करिए, इलेक्शन के लिए लोगों के बीच में आपस में मतभेद ना लाइए, यही मैं उनके ये रिक्वेस्ट करता हूं। जब 100 साल से पहले, 150 साल पहले ट्राइबल लीडर्स ने ब्रिटिशों के खिलाफ आज़ाद के लिए बहुत बड़ा संघर्ष ट्राइबल्स ने इस देश में चलाया। वो बिहार, रांची उस एरिया में और तेलंगाना में, आंध्रा में, जिधर भी जाइए उस अलग अलग स्टेट्स में वो ट्राइबल्स लीडर्स आज़ाद के विषय पर संघर्ष किया है। जो पेपर से जो तेलंगाना में कोमरम भीम के नेतृत्व में आज़ाद के लिए संघर्ष हुआ, आंध्रा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आज़ाद के विषय पर संघर्ष हुआ है, और वैसा ही अलग अलग देशों में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग देशों में संघर्ष किया है। इसलिए जो आज़ाद के अमृत वर्ष के संदर्भ में प्रमुख हीरो है बिरसा मुंडा, जो बिहार, झारखंड एरिया में जो ट्राइबल्स को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष जो ब्रिटिशों के खिलाफ किए थे, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके जेल में वो अमर हुआ था। उनका जन्मदिन, जयंती 15 नवंबर को है। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हम एक निर्णय किया है, बिरसा मुंडा जी का जयंती पर एक ट्राइबल। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कमज़ोर तबकात के बारे में बात करने का अखलाकी हक कांग्रेस को नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने पर नेशनल बीसी कमीशन को आईनी दर्जा दिया गया। हैदराबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उनके साथ पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए लक्ष्मण ने सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत ने एक जामे खानदानी सर्वे किया था, लेकिन उसकी तफसीलात क्यों जारी नहीं की गई। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में बीसी तबके को दबाया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आना चाहती है तो ये सिर्फ 50% बीसी के साथ ही मुमकिन है। लक्ष्मण ने रियासत में 3 लाख मुलाजिमतों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालबा किया। खास दौर से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ये 7 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो भी योजना बनाए, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया, ये आम पब्लिक में ले जाने के लिए हम घर घर और गांव-गांव पहुंचना चाहते हैं। उसके अलावा तेलंगाना के अंदर भी पिछड़ा वर्ग समाज के लिए किस तरह टीआरएस ने धोखा दिया, और देश के 75 साल के आज़ादी के बाद 60 साल लगातार कांग्रेस सरकार में था, सत्ता में था, और उसी के अंदर एक ही परिवार, नेहरू परिवार 40 साल हुकूमत की। कभी भी पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण के बारे में हो, जब आरक्षण का मुद्दा आया, कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन भी नहीं किया। इसलिए हम लोगों के बीच पे 60 साल के अंदर कांग्रेस का रवैया क्या था पिछड़ा वर्ग समाज के बारे में, और ये 7 साल के अंदर ये हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको आज एक जो दर्जा जो दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया था, ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है। उसके अलावा वर्गीकरण का मुद्दा भी जो लिया, आज लगभग 27 लोगों को ओबीसी को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाना केंद्र में, ये 75 साल के अंदर पहली बार, ये लगभग 30% का आज पिछड़ा वर्ग समाज को भागीदारी मोदी सरकार के अंदर दिया गया। और नीट के माध्यम से जो मेडिकल सीट्स का जो बढ़ती हो रहा था, इस वर्ष में 27%
आज ओबीसी के लिए देने से लगभग 4,500 लोग आज ओबीसी के छात्रों को आज लाभान्वित हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के माने जो आर्थिक रूप से जो गरीब है उन परिवारों के लिए भी आज 10% आज आरक्षण दिया जा रहा है मेडिकल सीट्स में, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएमई में। इस तरह ऐसे ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी सरकार जो लिया जा रहा है, आज हम दिल्ली के अंदर भी आज पहली बार नीट के अलावा केंद्रीय विद्यालय और हमारे जो सैनिक स्कूल में हो और नवोदय पाठशाला में भी पहली बार इस वर्ष में आरक्षण लागू हो रहा है, ताकि लगभग 70,000 पिछड़ा वर्ष छात्रों को लाभान्वित हो रहे। ये मुमकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी सरकार के बीजेपी के सत्ता के अंदर ही हो रहा। क्यों कांग्रेस इतने साल पिछड़ा वर्ग को धोखा देते हैं? हमारे जो क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, वो भी 2004 से लेकर 2014 तक भी वो यूपीए का समर्थन कर रहे थे। कभी भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मुद्दा आया या हमारे ये पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो संवैधानिक दर्जा देने का जो सवाल उठा, कभी भी विरोध किया गया। इतना ही नहीं, मंडल कमीशन सिफारिश हो या हमारे जो काका कलेरकर का सिफारिश हो, कभी भी ये पूरा दफन किया कांग्रेस पार्टी। इसलिए खास दौर से अवामी मसाइल को उठाने और अवाम में बेदारी के लिए निकाले जाने वाली बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की यात्रा के दूसरे मरहले को मुलतवी कर दिया गया। इस माह की 21 तारीख को शुरू होने वाली यात्रा के दूसरे मरहले को एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी के कायदीन ने कहा कि दूसरे मरहले की इस प्रजा संग्राम यात्रा कब शुरू होगी उसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। दूसरे मरहले की यात्रा जुनूबी तेलंगाना के अजला में होने वाली थी। यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का इजलास भी मुनक्किद किया गया था, तहम इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि यात्रा ना की जाए। बीजेपी कायदीन ने 20 लीडर को बीजेपी लीडर ने इस 20 अगस्त को इस यात्रा के पहले मरहले का आगाज़ किया था। दूसरे मरहले की यात्रा 36 दिन जारी रहने वाली थी। इंदिरा क्रांति पथकम क्रॉप सेंटर खोलने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में किसानों ने एहतजाज किया। ज़िले के मुदुर मंडल के बायरनपल्ली देहात में ये एहतजाज किया गया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनके देहात में हुनूस आईकेपी सेंटर को कायम ना करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ख़रीदारी के मरकज़ पर धान को लाकर 10 दिन हो गए हैं, ताहम अब तक किसी भी ओहदेदार ने उस पर तवज्जो मरकूज़ नहीं की। उन्होंने मुतालबा किया कि इस सेंटर को फौरी कायम करते हुए धान की खरीदारी का आगाज़ किया जाए। इस मौके पर हल्की कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की तल्ला के साथ ही पुलिस की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन किसानों को समझाने की कोशिश की। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 36,147 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 157 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से जान गंवाने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,973 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 3,741 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। सरकर्दा माओइस्ट लीडर आरके की जिंदगी पर शाये होने वाली किताब को हैदराबाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। आरके हाल ही में चल बसे थे। पुलिस ने अंबरपेट मुसाराम बाग के नव्या प्रिंटिंग प्रेस से इस किताब को जब्त किया। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक नायक के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार शख्स कुछ अरसे से माओइस्टों से राब्ते में था। इस पर पुलिस को शुबा हुआ। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारते हुए कई किताबों को जब्त कर लिया। आरके की बीवी सिरीशा ने अपने शोहर की ज़िंदगी पर किताब की शाद का इरादा किया था। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रिंटिंग प्रेस खातून जहदकार संध्या के शोहर रामाकृष्णा का है। माओइस्ट लीडर रामाकृष्णा, जिनको आरके कहा जाता था, उनकी हाल ही में छत्तीसगढ़ में मौत हो गई थी। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में एक लड़की की असमत दरी की गई। उसकी शादी 2 हफ्तों में होने वाली थी। मुलजिमीन ने असमत दरी के वाक़े की वीडियो लेते हुए उस लड़की के होने वाले शोहर को भेजा। ये मामला ताख़ीर से मंजर-ए-आम पर आया। इस माह की 5 तारीख को ज़िले में मजदूरी का काम करने वाली मुतासिरा को काम दिलाने के बहाने मलकापुर के रहने वाले 2 नौजवान बाइक पर ले गए। बाद अज़ान शराब पीकर उसके करीबी जंगलात में इलाके में असमत दरी की। इस वाक़े का वीडियो लेते हुए उसको धमकी दी कि वो इस वाक़े की बात किसी से भी ना कहे। बाद अज़ां ये वीडियो उस लड़की के होने वाले शोहर को भेजी गई।
उस लड़की ने वीडियो अपने वालिदैन को दिखाई। लड़के के खानदान के अरकान को ये वीडियो भेजा, जिसके बाद पुलिस से इस बात की शिकायत की गई। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मोहब्बत में रुकावट बनने वाले बाप को लड़की ने अपने आशिक और उसके साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। इस इलाके में रहने वाले रामाकृष्णा नामी शख्स की बेटी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। उसने अपने बाप को इस बात से वाकिफ करवाया, जिस पर रामाकृष्णा ने उसकी मोहब्बत और शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने बाप की जानिब से उसकी मोहब्बत में रुकावट पर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक सुपारी गिरोह बनाया और फिर अपने बाप को बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी, जिसके नतीजे में रामाकृष्णा बेहोश हो गया। बादअज़ां लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को इस बात की इत्तला दी। आशिक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और रामाकृष्णा का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में नाबालिग लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के साथ साथ उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस को 4 नवंबर को पंजागुट्टा में द्वारकापुरी कॉलोनी में दुकान के सामने 5 साला लड़की की लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने इस केस में तहकीकात करते हुए लड़की के कत्ल का सुराग लगाया और पुलिस ने लड़की की मां समेत 3 अफराद को राजस्थान से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस ने लड़की की लाश दस्तयाब होने पर इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया था कि लड़की का किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया, जिसके बाद लाश को इस इलाके में फेंक दिया गया। दिवाली त्यौहार और अमावस के मौके पर दस्तयाब होने वाली कमसीन लड़की की लाश पर मकामी अफराद ने काले जादू का शुबा जाहिर किया था। पुलिस ने इस बात को मुस्तरद कर दिया क्योंकि लाश के जिस्म पर कोई निशान और गला कटा हुआ नहीं था। पुलिस ने इस केस को कत्ल के तौर पर देखना शुरू किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस केस में सुराग हासिल करते हुए लाश फेंकने वाले शख्स की शिनाख्त की और तहकीकात करते हुए राजस्थान से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां ने इतराफ़ किया कि उसके गैर अज़वाजी ताल्लुकात का इल्म होने पर उसने लड़की का कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। सड़क हादसे में 9 बिहाता दुल्हन हलाक हो गई। ये हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया। मकामी अफराद ने बताया कि अहम सियाहती मुकाम विंचमगी के लिए 9 बिहाता जोड़ा अपने रिश्तेदारों के साथ 3 बाइक्स पर रवाना हुआ था। ताहम वंतडापल्ले चेक पोस्ट के करीब उनकी बाइक्स को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 9 बिहाता दुल्हन 24 साला हिमा की मौके पर ही मौत हो गई। उसका शोहर तरुण इस हादसे में शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस जोड़े की शादी 3 माह पहले हुई थी। साहिली आंध्र प्रदेश के इलाके में हवा के कम दबाव और तूफान के नतीजे में हैदराबाद के बाज़ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि मतला अबर आलूद रहा। हफ्ते की दोपहर तक हैदराबाद के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक शहर के बाज़ इलाकों में मतला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश का इम्कान है। मतला अबर आलूद होने के बाद दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। आखिर में एक अहम खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 26 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने बताया कि ज़िले के 11 पट्टी के जंगलों में आज महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट के साथ मुठभेड़ में 26 नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है। इनसे भारी मिकदार में हथियार, गोला बारूद और नक्सली लिटरेचर जब्त किया गया है। ये इनकाउंटर आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ था, जो 4 बजे तक जारी रहा। 26 नक्सलियों की लाशें वहां पे मिली हैं। इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।